जब रिसर्च की बात आती है तो दो बड़े नाम सामने आते हैं, गूगल स्कॉलर और लाइब्रेरी डेटाबेस। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा बेहतर है और क्या वाकई एक दूसरे से बेहतर है भी। चले आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं ताकि अगली बार जब रिसर्च करने बैठें तो बिल्कुल क्लियर हो कि कहां से शुरू करना है। जरा सोचें, रिसर्च पेपर की डेडलाइन सर पर है और सबसे पहली चीज जो जहन में आती है वो क्या है? जाहिर है गूगल खोलना। ये हम सब करते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा सही कदम होता है? तो होता यह है कि अपना टॉपिक जैसे कि मोटिवेशन थियरीज गूगल पर डाला और बूम, 3 करोड़ रिजल्ट्स। अब इतने बड़े इंफॉर्मेशन के समंदर में से काम की मौतवर चीज निकालना, यह तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है ना। तो चलें इस मसले को जरा खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबके फेवरेट टूल से, यानी गूगल, और ख़ास तौर पर रिसर्चर्स के लिए बने गूगल स्कॉलर से। देखें, इसकी ताकत में तो कोई शक ही नहीं है। गूगल स्कॉलर की पहुंच बहुत वसी है। एक स्टडी के मुताबिक तो ये कई लाइब्रेरी डेटाबेसेस से भी ज़्यादा मवाद दिखाता है। ये एक बहुत बड़ा जाल है जो हर तरह की मालूमात पकड़ लेता है, तो शुरुआत के लिए ये एक ज़बरदस्त जगह है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इतनी वसी कवरेज का मतलब ये है कि संजीदा रिसर्च के लिए बस गूगल स्कॉलर ही काफ़ी है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों है? इसकी 3 बड़ी कमजोरियां हैं। पहली, इसमें फिल्टर्स बहुत कम है, यानी मौजू, तारीख या किस्म के हिसाब से रिजल्ट छानना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ है पर्सनलाइजेशन। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री की बुनियाद पर रिजल्ट दिखाता है, जिससे एक फिल्टर बबल बन जाता है और गैर जानिबदारी खत्म हो सकती है। और सबसे बड़ा मसला यह कि यहाँ शायदशुदा रिसर्च आर्टिकल और किसी स्टूडेंट के असाइनमेंट में फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कोई गारंटी नहीं होती। तो अगर गूगल स्कॉलर में ये खामियां हैं, तो फिर संजीदा रिसर्चर्स का वो खुफिया हथियार क्या है? चलें अब पर्दा उठाते हैं लाइब्रेरी के उस सीक्रेट वेपन से। अच्छा, तो ये लाइब्रेरी डेटाबेस है क्या भला? इसको ऐसे समझे कि गूगल स्कॉलर एक खुला समंदर है, तो लाइब्रेरी डेटाबेस एक प्राइवेट क्यूरेटेड एक्वेरियम की तरह है। ये एक ऐसा ज़ख़ीरा है जिसे इदारे ख़रीदते हैं और इसमें मौजूद हर चीज़ माहिरीन की नज़र से गुजरी होती है। और इसी वजह से इसकी 3 सबसे बड़ी ताकतें हैं। पहला, यहाँ मौजूद हर चीज़ माहिरीन ने जांच परख कर शामिल की होती है, यानी क्वालिटी की गारंटी। दूसरा, यहाँ कोई इश्तिहार या कमर्शियल चीज़ नहीं होती, फोकस सिर्फ और सिर्फ इल्मी मालूमात पर होता है। और तीसरा, ये बहुत मुस्तहकम है। आज जो लिंक मिलेगा वो सालों बाद भी वही मिलेगा। तो अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने लाने का। चलें देखते हैं कि जब इनका मुकाबला होता है तो कौन कहाँ खड़ा होता है। अब देखें, असल बात यह है कि ये मुकाबला कौन बेहतर है का नहीं, बल्कि कौन किस काम के लिए बेहतर है का है। गूगल स्कॉलर आपको वुसअत देता है, ग्रे लिटरेचर तक रसाई देता है, जबकि लाइब्रेरी डेटाबेस आपको गहराई, मेयार और भरोसा देता है। एक आपको जंगल दिखाता है, दूसरा उस जंगल में बना बनाया रास्ता। तो फिर हल क्या है? हल ये नहीं कि किसी एक को चुन लिया जाए, बल्कि एक स्मार्ट रिसर्चर वो है जो दोनों की ताकतों को मिलाकर इस्तेमाल करे। और उसके एक ज़बरदस्त 5 स्टेप हिकमत अमली है। पहला कदम, अपने टॉपिक का एक बड़ा जायजा लेने के लिए गूगल स्कॉलर से शुरू करें। दूसरा कदम, फिर असल मेयारी और पेयर रिव्यूड आर्टिकल्स के लिए सीधा लाइब्रेरी डेटाबेस में जाएं। तीसरा, अब रिपोर्ट्स या कॉन्फ्रेंस पेपर्स जैसी चीज़ों के लिए वापस गूगल स्कॉलर पर आएं। और चौथा, गूगल स्कॉलर की सेटिंग्स में अपनी लाइब्रेरी के लिंक्स ऑन कर लें ताकि आपको फ़ौरन पता चल जाए कि कौन सा आर्टिकल आपकी लाइब्रेरी में दस्तयाब है। और हाँ, 5वां और आखिरी कदम, कभी सिर्फ एक डेटाबेस पर भरोसा ना करें, कम से कम 2 या 3 ज़रूर इस्तेमाल करें। तो बात का खुलासा क्या है? बहुत सादा लेकिन बहुत अहम। गूगल से वुसअत पकड़ें और डेटाबेस से गहराई। तो अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो इस सवाल पर ज़रूर सोचें कि कैसे वेब की वुसअत को लाइब्रेरी की दुरुस्तगी के साथ मिलाया जाए। एक समझदार रिसर्चर जानता है कि एक टूल एक ताकतवर देव जैसा है जिसकी नज़र कमज़ोर है, और दूसरा एक छोटे कद का लेकिन तेज़ नज़र वाला माहिर है। असल कमाल ये जानने में है कि कब किसकी मदद लेनी है।